देखिए, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो। तो पीएम मोदी का लंबा भाषण स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से, जिसमें उन्होंने रोजगार से लेके डिफेंस से लेके जो बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता है उसको लेकर, और अभी हाल ही में कोलकाता में रेप और मर्डर कांड जो हुआ है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और पूरी समग्रता से उन्होंने ये बताया कि 2047 तक भारत किस तरह से विकसित भारत बन जाएगा और उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ नई स्कीमें लाई जा रही हैं अमल में, और किस सोच के साथ देश ये आगे बढ़ रहा है। जरा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड ऑगस्टिन विनोद हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं। कैप्टन विनोद और मनीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर, और आप दोनों का स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैप्टन विनोद, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे चर्चा की शुरुआत। लंबा चौड़ा भाषण और बहुत सारे मुद्दों पर पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, बल देकर कहा। आप जरा सर बताएंगे कि आपको सबसे जो स्टैंड आउट जो चीज लगी, जो बात लगी, वो कौन सी लगी? एक 1 लाख जो नौजवानों को लाने की बात जो उन्होंने कही, वो मुझे मेरे दिल को छू गया, क्योंकि बचपन से यही सोचता रहा मैं कि ये जो गुंडाइज्म और ये जो परिवारवाद, ये अगर हमारे पॉलिटी से चला जाए और नए सोच के साथ नए लोग आ जाएं तो सबसे बढ़िया होगा। निश्चित तौर पर ये एक नई चीज रही कि पीएम मोदी स्वयं चाहते हैं कि 1 लाख ऐसे युवा राजनीति में आए, आगे निकल के आए, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। तो मतलब युवाओं पे पूरा का पूरा फोकस है, युवाओं के लिए रोजगार की भी बात की। मनीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए तमाम बातें हुई हैं और पीएम मोदी ने कहा कि निवेशक भारत में आ रहे हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाना चाहते हैं, और रोजगार एक इशू रहा है, और उसके ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात पीएम मोदी जी ने कहा, और कहा कि अगर ग्रीन जॉब्स का कल्चर बढ़ता है तो भारत का युवा उसमें सबसे आगे होगा। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या की टेकअवेज लग रहे हैं पीएम मोदी के इस भाषण से? कौन से वो प्रमुख बिंदु रहे जिस पर आपकी नजर गई है? ध्यान से देखें तो मोदी जी का आज का जो भाषण है वो एक चेन की तरह हर कड़ी एक दूसरे से गुंथी हुई है। आज वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को एक सामान्य बात कह रहे हैं, वो इसको एक अचीवमेंट की तरह नहीं बताना चाहते। वहीं अब वो कैसे हासिल होगा? सबसे पहले भ्रष्टाचार से मुक्ति। अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी तो देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू होगा। और विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेगा? जब देश में पैसा आएगा, फैक्ट्रीज खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, फिर चाहे डिफेंस का एक्सपोर्ट हो या कुछ और एक्सपोर्ट हो। और अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, तो जॉब्स आएंगी तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा तो पैसा आएगा सरकार के पास पैसा आएगा तो वापस रोड बनेंगी, रेल बनेंगी, है ना, एयरपोर्ट बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को इंटर रिलेट कर रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार को भी विकास से जोड़ लेना, 75,000 मेडिकल सीटों को विकास से जोड़ लेना, ये बात है। वो ये कहते हैं कि बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन डिफेंस पर हम काम करते रहेंगे, डिफेंस के आयुधों पर, उन पर हम काम करेंगे और बनाएंगे, बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। वो साथ के साथ ये भी कह देते हैं कि जिनके मन में विकृति है वो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी वो कह रहे हैं कि अब इस देश में विकृति का स्थान नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। कैसे? जब राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो कि मैंने ये अच्छा किया, मेरे प्रतिव्यक्ति आए, मेरे राज्य में ये ज्यादा है, मेरे राज्य में इस साल सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, या मेरे राज्य ने सबसे ज्यादा सड़क निर्माण इन किलोमीटर्स किया, या मेरे राज्य में इतने लोगों को अधिक रोजगार मिले, पीएफ के इतने रजिस्ट्रेशन हुए, इस तरह की चर्चा ना जाने कहां खो गई है। इस देश में बचा क्या है? हम सिर्फ जातिवाद पर बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इन सबसे आगे निकलना होगा। और इस सब का रीजन क्या है? हमारे देश को जो चीजें बाधित कर रही हैं, विकास को जो चीजें बाधित कर रही हैं, उनमें नंबर 1 उन्होंने भ्रष्टाचार बताया, नंबर 2 बताया उन्होंने परिवारवाद और चुनाव। देश में अगर लगातार हर 3-6 महीने पे चुनाव होते रहेंगे
तो चर्चा होगी कब? अब आप देखिए अभिषेक जी, अगर मीडिया में हर तीसरे महीने चुनावों पर चर्चा है, निकाय चुनावों से लेके विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, जब ये चुनावों पर चर्चा रहेगी तो मुद्दे चुनाव के हिसाब से डिसाइड होंगे। आज मीडिया का ध्यान कहां जाता है कि उड़ीसा में कितनी फैक्ट्रियां लगी, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जनता चुनाव देखती है। तो बात यह है, वो ये कहते हैं कि विकास की दिशा को तय करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लाना ही होगा। और जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, इस देश में एक बार चुनाव हुए, स्टेबल गवर्नमेंट बनी, उसके बाद कोई चर्चा चुनाव की नहीं होगी, कोई चर्चा तुष्टीकरण की नहीं होगी, कोई चर्चा क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद की नहीं होगी। चर्चा होगी सिर्फ विकास की। देश में नया कैसे हो, देश में लोगों को आगे कैसे लाएं। बड़ी अच्छी बात कही अभी कैप्टन साहब ने कि 1 लाख लोगों को लाएं, बात अच्छी लगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिन 1 लाख लोगों को आगे लाएं, क्या उनमें भी चुनावों की तरह जाति धर्म देखना पड़े, क्षेत्रों का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़े। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा हो, एक ऐसा आयोग बने जो इनके सिलेक्शन को फेयर करे, जिसमें रिजर्वेशन ना हो। अगर बात सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों की है, तो वो रियल में टैलेंट हो। ऐसा नहीं कि हमें हमें महाराष्ट्र से 3 आदमी लेने ही हैं, हमें उत्तर प्रदेश से 5 आदमी लेने ही हैं, हमें दिल्ली से 6 आदमी लेने ही हैं। नहीं, हमें जो बेहतरीन 10 लोग हैं, वो 10 लोग लेने हैं। हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं मोदी जी जो अपनी बात कह रहे हैं, वो इस बार का जो पूरा का पूरा लंबा भाषण है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास पर केंद्रित है। ये कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंडे पर लौट रहे हैं कि विकास ही जीत है और विकास से ही जीत है। ठीक है, बिल्कुल विकास के एजेंडे पर केंद्रित है और थीम ही यही थी कि विकसित भारत हो, 2047 तक भारत को बनाया जाए। लेकिन कैप्टन साहब, पीएम मोदी ने आखिर में भाषण के, जैसा कि हम उम्मीद करके चल भी रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये पड़ोसी देश होने के नाते वहाँ को लेकर चिंता होनी स्वाभाविक भी है। और उन्होंने ये कहा कि जैसा कि अभी मनीष जी भी कह रहे थे कि पीएम मोदी ने कहा कि हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के देश हैं। तो एक संदेश भी देने की कोशिश की है पीएम मोदी ने। और उन्होंने कहा कि वहाँ के हिंदू और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। बांग्लादेश को लेकर लोगों के मन में चिंता है, और चिंता सिर्फ वहाँ की परिस्थिति को लेकर नहीं है, चिंता इस बात को लेकर भी है कि वहाँ पर अगर ये सैन्य शासन की आड़ में अगर वहाँ की सत्ता चलती है, तो क्या वहाँ पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा, और ये कितनी चिंता की बात होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जहां भी, जिस देश भी थोड़ी सी अस्थिरता आई, वहां पर चीन का दखल बढ़ा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल की ही फिलहाल में सरकार क्यों ना हो। आप किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को? ठीक है, कैप्टन साहब तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन मनीष जी आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग है, उन चीज़ों पर मोदी जी अपना ध्यान और सरकार का फोकस केंद्रित करना चाहते हैं जो भविष्य की चीज़ें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। मतलब कि जो इनोवेशन पर पीएम मोदी का पूरा जोर है, और उन्होंने अपने भाषण में इसको इंगित बखूबी किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी का जो सपना है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना जाए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी जाए, क्या ये चीजें अगर भारत टैप करता है, अगर यहां पर ध्यान फोकस करता है, ये लॉन्ग टर्म के जो गोल्स है उसको अचीव करने में मदद करेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म जो गोल है मोदी जी का, जो मैं समझता हूं, जिसको वो कहते हैं 2047 का सपना, यानी एक व्यक्ति ऐसा जिससे पता है कि वो 2047 में यहां होगा या नहीं, नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो ये विजन रखते हैं कि देश कहां होगा, इसका विजन बना रहा हूं। तो मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं कि वो ये चाहते हैं कि हमारा देश हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो, और विकास के लिए जरूरी है कि इस देश का पैसा देश में रहे। हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा बाहर कहां जाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदने में जाता है। और वो कहते हैं, जैसे कि गडकरी जी ने यह साबित कर दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन से कारें चल रही हैं और वो खुद उस कार में आते हैं, तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी कहते हैं
कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन से कारें बनेंगी और चलेंगी, वो सोलर से अगर अगर हमारे देश के घर रोशन होंगे, और इसके साथ अगर हमारी कारें और स्कूटर अगर इलेक्ट्रिक से चलना शुरू हो रहे हैं, और अगर ये बड़े पैमाने पर हुए, तो एक बहुत विशाल मैन्युफैक्चरिंग लाइन चाहिए जो बनानी है। सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग होगी, विकास होगा, रेवेन्यू आएगा, रोजगार मिलेगा। ये तो है ही है। सबसे बड़ी बात, जो डीजल और पेट्रोल के नाम पर देश को लाखों करोड़ रुपए हमें मिडिल ईस्ट को, रशिया को देना पड़ रहा है, वो नहीं देना। मोदी जी ये कहते हैं, सामने जिसे कहते हैं ना, बात है रोजगार की, डेवलपमेंट की, लेकिन सच्चाई ये है मोदी जी पीछे से निशाना लगा रहे हैं कि कैसे अपने देश के बाहर जाने वाले धन को रोका जाए, अपने देश का विकास कैसे हो। उस धन का सोचिए, अगर ये हम इलेक्ट्रिक कारें 20 साल पहले बना रहे होते, 30 साल पहले बना रहे होते, तो अब तक इतना पैसा देश में होता जो इस देश के विकास को बहुत आगे बढ़ाता। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत आगे होता। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चीन ने अपना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप किया, सारे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और मजे की बात है, 10 साल में चीन को यह लगने लगा कि उसकी इस मैन्युफैक्चरिंग की बादशाहत को खतरा है। तो वो खतरा किससे है? निश्चित रूप से भारत से है। और उसके लिए हमें जात पात छोड़कर, धर्म की राजनीति छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करनी होगी। ये बात मोदी जी ने भाषण के अपने अंतिम क्षणों में कही थी। तो जो आपने बात पूछी थी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिसमें सोलर भी है, इलेक्ट्रिक भी है, ये सब देश के डेवलपमेंट में दो तरफा विकास करेंगे। एंगल 1 रेवेन्यू, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी तरफ जो ह्यूज मनी इज गोइंग टू गेट द पेट्रोल एंड डीजल, वो पैसा बचेगा। और मैं समझता हूं ये देश की और समय की मांग है। देश के विकास के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है। जी मनीष जी, आपने कहा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का भारत हब बनेगा। देखिए, चीन की जो ताकत है वो मतलब कम से कम 2-3 दशक तो पुरानी हो ही गई। और चीन में एक चीज अच्छी रही है, एक तो वहाँ पॉलिसी पैरालिसिस नहीं रही, डिसीजन मेकिंग वहाँ सरकार की तगड़ी रही। दूसरी चीज़ ये रही कि सप्लाई चेन के इश्यूज नहीं रहे। और तीसरी चीज़ कि लेबर की दिक्कत नहीं रही, उसको बड़े अच्छे से मैनेज किया चाइनीज गवर्नमेंट ने। आपको क्या लगता है कि अगर हमें चीन को टक्कर देके और चीन से आगे निकलना है, तो ये जो सपना है, ये पीएम मोदी जी का भी सपना है, हमारा भी सपना है, हम कब तक उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं इसमें 3 बातें बताना चाहता हूं। जो मैन्युफैक्चरिंग के हब को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनमें से एक चीज है जनता, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजी लेबर अवेलेबिलिटी, वो भारत में है। लैंड भारत में है, डिमांड भारत में है। हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट नहीं थे, हमारे पास अच्छे ट्रक तो हैं ही नहीं, हमारे पास सड़क नहीं है, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है। अगर आप मोदी जी के पहले टर्म से देखें तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने पर काम शुरू किया। उन्होंने देश को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया। सड़कों से जोड़ रहे हैं, नदियों से जोड़ रहे हैं, ठीक है, रेल से जोड़ रहे हैं, और इसके बाद हवाई यातायात से जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हो जाएगा। देश में आज भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, लेकिन उसमें ज्यादा काम मैनुअल लेबर का है। अब आप समझिए, आपसे अगर आप 20-25 साल पहले अपने होम टाउन में अभिषेक जी चले जाइए, तो किसी भी बड़े पेड़ के तने को काटने के लिए 2 कारपेंटर बैठ के आमने सामने बैठ के आरी से ऐसे ऐसे खींचा करते थे। और आज जब इलेक्ट्रिक मशीनें ऐसी आई हैं कि वो अगले 1 से 1.5 मिनट में उतना बड़ा पेड़ का तना काट देती हैं, जो काटने में कारीगर को कम से कम 4 से 5 घंटे लगते थे। तो कहने का मतलब है, अब लेबर अगर मशीनीकरण पे आ जाए तो बेहतर मैन्युफैक्चरिंग होगी। चीन इस मामले में आगे है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से हमें चीज़ों को जोड़ना होगा और इनोवेशन उसकी चाबी बनेगी, अगर ग्रोथ को अगर गति देनी है यहाँ से। तो हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड ऑगस्टिन विनोद भी जुड़ गए हैं। विनोद जी,
सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए तमाम अच्छी बातें हुई हैं इसमें मोदी जी के भाषण में, सुरक्षा की बात हुई, डिफेंस की बात हुई, और ये सच बात है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछले अगर हम 4-5 साल की बात करें तो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं, एचएएल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। आप सर ये बताइए कि अभी अगर हम पिछले 8 से 10 साल में देखें तो पहले के मुकाबले हम कितने सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, कितने आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम मान के चले कि जो डिपेंडेंस अभी बाकी दुनिया पर हमारी है, अगले 10 साल में उसको हम पूरी तरह से दूर कर लेंगे। क्या उस दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने वो समय देखा है फौज में जब हम दूसरे लोगों पे निर्भर हुआ करते थे। वो समय मैंने देखा है जब हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता था। जब पोखरण 2 के दौरान हमारी जो एलसीए का जो प्रगति है वो रुक गया था। तो उस समय बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि हम क्यों झोली फैला के दूसरों के पास जा रहे हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं ना, लो एंड बिहोल्ड, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें आई। आज देखिए आप, लोग हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेपन्स ही नहीं, हवाई जहाज, तेजस, कितने कंट्रीज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सब जब देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है मुझे। और जो आजकल जो चीजें हो रही हैं सीमा में, उस पर भी बड़ा बढ़िया जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, सीमाएं सुरक्षित हैं, जवाब दिया जाएगा। कैप्टन साहब एक और सवाल आपसे। पीएम मोदी ने ये बांग्लादेश वाले मुद्दे का भी जिक्र किया, वहां पर जो अस्थिरता का माहौल बना, जो वहां पर लोकतंत्र संकट में पड़ा, लोग प्रदर्शनकारी सड़क पर आए, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, सरकार बदली। अब ये कहा जा रहा है कि वहां जब सेना के हाथ में सत्ता जब चली गई है, वही चलाएंगे, तो कहीं न कहीं ऐसी जगहों पर होता यह है कि फिर चीन से थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हैं। आप इसको क्या एक खतरे के तौर पर देख रहे हैं? ठीक है, कैप्टन विनोद को फिर से जोड़ेंगे, लेकिन मनीष जी एक और चीज है। देखिए, हम विकास और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक जो चीज होती है ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ, पीएम मोदी बात तो कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमने उसका नारा दिया है और काफी हद तक अब उसको हम लेकर अग्रसर भी हैं। लेकिन जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, 193 देशों में हम 134वें नंबर पर हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, हम 126वें नंबर पर हैं। हंगर इंडेक्स की हम बात करें, उसमें 111वें नंबर पर हैं। क्या ये चीजें चिंतित नहीं करती हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन वो जो विकास है, वो जो नीचे के तबके हैं उन तक शायद अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है, और पीएम मोदी उसी की बात कर रहे हैं, जो करप्शन की बात कर रहे हैं, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। हम देखें जिस तरीके से उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, क्यों कही? कि जरूरी मुद्दे उठ ही नहीं पाते। यही वो बात है जिसको मोदी जी वन इलेक्शन वन नेशन से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ा, अब लोगों को बेनिफिट नीचे तक पहुंच रहा है। लेकिन पहली बात तो ये, आपने जिन जिन इंडेक्स की बात की, वो सब प्राइवेट और सर्वेयर्स और ऑर्गेनाइजर्स करते हैं, तो उनकी सत्यता पर कुछ भी कह पाना आसान नहीं है, और वो कितना सत्य होगा कोई नहीं जानता। हम बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से आगे था, लेकिन हम देखते हैं कि बांग्लादेश में लोग कितना मुस्कुराते हैं वहां। तो हमें बात ये करनी है कैसे अंत्योदय योजना हो कि अंतिम तबके तक के लोगों को लाभ मिले, और इसके लिए हमें निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ना होगा। और निष्पक्ष भाव से आगे तब बढ़ेंगे जब जातिवाद, क्षेत्रवाद की धर्मवाद की भावना नहीं होगी। इसके लिए हमें सुदृढ़ उपाय करने होंगे। अब देखिए, मोदी जी ने बात की कि जो गलत कानून है, जो कानून किसी एक को फेवर करते हैं, अगर वो कानून अगर हटाए जाएंगे तो देश में समरसता की भावना होगी, विकास की बात बढ़ेगी। तो उसके लिए जो आपने प्रॉब्लम बताई, इसके लिए सबसे बड़ा तरीका है टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन। जिस तरीके से आयुष्मान योजना चली गई, यानी हर बुजुर्ग व्यक्ति को मेडिकल फ्री, हर गरीब व्यक्ति को मेडिकल फ्री। अगर 80 करोड़ लोगों को भोजन मोदी जी कह रहा हूं, देश की सरकार अगर प्रोवाइड करा रही है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो लगाएं कि हंगर इंडेक्स में हम बहुत आगे हैं। इस तरह की योजना पूरे विश्व में कितने लोगों पे है, पर अगर अभी भी वो जो संस्थान हैं अगर इस तरह के सर्वे दे रहे हैं तो मुझे निश्चित रूप से उन पर शक करना बनता है। अब कैसे सामाजिक विकास हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो है वो है बिजनेस, व्यापार, नौकरी सबको आसानी से मुहैया हो। गांव से लोग शहर ना आए, शहरीकरण गांव में पहुंचे, यानी गांव भी शहर की तरह डेवलप्ड हो। जो शहर के लोगों को बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहुंच रहा है, वो गांवों को पहुंचे। अगर नल से जल योजना की बात करें या उज्ज्वला योजना की बात करें, तो ये वो बेनिफिट हैं जो धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही हैं। जब सड़कें बन रही हैं, जब एक नगर से दूसरा नगर, एक जिले से दूसरी जिला, एक राज्य से दूसरा जिला अगर सड़क पहुंचती है, तो वो सिर्फ 2 जिले नहीं जुड़ते, वो बीच के जो 10,000, 4,000, 5,000 गांव हैं वो भी जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या उनकी संपर्क सड़कें भी बन रही ठीक है, हैं, ठीक है। ये मनीष जी, सरकार को देखना जी होगा। मनीष जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सर देखिए, एक चर्चा ये भी की जाती है कि भारत और इंडिया के बीच में जो डिवाइड है वो अभी भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, वो बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर जो जल की जो योजना है उस पर काम काफ़ी हुआ है, चीज़ें हो रही हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा जिसको पीएम मोदी ने भी हाईलाइट किया है, और वो किस तरह से फर्क पैदा करता है उस पर आऊंगा। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल राजन कोचर। मिस्टर कोचर, बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। मेजर साहब, भाषण की शुरुआत हम जरा आपसे करेंगे ना बांग्लादेश वाले मुद्दे पर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में जो सैन्य सरकार आई है, हो सकता है कि इसकी चीन के साथ थोड़ी सी नजदीकी बढ़े। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई थ्रेट है या फिर नहीं है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपके व्यूअर्स को और सारे देशवासियों को आज के दिन की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक सिक्योरिटी का मुद्दा रेस किया है आज, और मैं इसको थोड़ा सिक्योरिटी सिचुएशन को जैसे मैं एनालाइज करता हूँ। कोई सरकार अगर बांग्लादेश में आती है जो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख पाती है, जो भी वजह हो, और जैसे अभी हमको दिख रहा है कि जो भी आने वाली ये सरकार है बांग्लादेश में, उसमें अवामी लीग नहीं होगी, और जो भी आएगी उसके साथ इंडिया को एंगेज करना पड़ेगा, और ये इंडिया के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। अब स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि चाइना की बात हो रही है। अब आप देखिए कि अगर ये एंटी इंडिया सरकार है, और अगर हम इस सरकार की सोच को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेके, अपने सब कॉन्टिनेंट को लेके, तो मुझे कोई शक नहीं है कि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि चाइना बहुत देर से कोशिश कर रहा है यहाँ पे अपना एक पैर रखने के लिए, क्योंकि वो हबन-टोटा श्रीलंका तक पहुंच गया था। वहां पे भारत ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके वहां पे चाइनीज का एक बेस को रोक दिया। पर क्या भारत यहाँ पे कर पाएगा? एक इस पे मैं प्रश्न चिन्ह भी लगाना चाहता हूं, क्योंकि अभी की सिचुएशन को देखते हुए और बांग्लादेश का झुकाव देखते हुए, देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन जो एक टाइम पे अच्छी थी, कोविड के बाद काफी गिरावट आई है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप जानते हैं कि 18 से 20 मिलियन लोग हैं बांग्लादेश में जिनके पास जॉब्स नहीं है, और जब एक देश में बेरोजगारी होगी और जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होगी, तो ऑब्वियसली वो उन देशों की सहायता लेगा जो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और मुझे कोई शक नहीं है चाइना आगे बढ़ने वाला है। और जहां पे
कुछ द्वीपों की बात हो रही है जिसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। देखिए, ये सरकार अपने आप नहीं गिरी है। अगर लोग समझते हैं कि ये अंदरूनी आंदोलन था, स्टूडेंट मूवमेंट थी, स्टूडेंट को कौन फंड कर रहा है, स्टूडेंट को कौन बढ़ावा दे रहा है, स्टूडेंट मूवमेंट को कौन आगे लेके आया है, तो ये जो हम इसको बात करते हैं इसको जमात की, तो एक जमात का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आईएसआई। और आईएसआई के साथ लिंक मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स को देता हूं, क्योंकि आज अगर आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन आप देखें तो वो और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत का दबदबा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बना रहे। अमेरिका ये चाहता है कि वो भारत अमेरिका के साथ ही एंगेज करे, रशिया की तरफ ना जाए। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और मुझे अपने जो एनालिसिस में कोई डाउट नहीं लगता है कि चाइना के साथ इस सरकार के अच्छे संबंध होने वाले हैं, और वो इंडिया के लिए इसलिए खतरा है। लास्ट में मैं अपना पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगा, इंडिया के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि 4100 स्क्वायर किलोमीटर का बांग्लादेश बॉर्डर है, और मैं खुद उस बॉर्डर पे रहा हूं। एक पोस्ट में था, परवा करके था, जहां पे बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। अब उस पोस्ट में कोई फेंसिंग नहीं है, वहां पे खाली बाउंड्री पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर नंबर 41, 43, 45 इस तरीके के, और वहां पे लोगों का आना जाना बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो अगर एक ऐसा देश हमारे बॉर्डर पे रहेगा जो हमारा एंटी रहेगा, या हमारे उसके साथ रिलेशन अगर सही नहीं रहेंगे, तो हमारे पास आज की डेट में इतनी फौज नहीं है कि हम उसको बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा सके। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है भारत के लिए, और आने वाले वक्त में हमको इसको एड्रेस करना है। अब जैसे चाइना के साथ सिक्योरिटी चैलेंज हुआ था एलएसी के ऊपर, हमने जम्मू एंड कश्मीर से फौज को मूव किया था आगे, और जो पाकिस्तान बॉर्डर के लिए फौज थी हमने उसको भी, वन कोर को भी आगे लेके आए थे। तो जब सारे हम अपने रिजर्व्स इस्तेमाल अपना कर रहे हैं चाइना से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अब हमारे पास रिजर्व्स कहां पर है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो गवर्नमेंट है और हमारी जो फौज है, और इसके ऊपर सोच विचार कर रही हो। अभिषेक जी, ठीक है, बिल्कुल आपने सही चीज़ें कहा सर, कि नहीं बड़ा इसमें सोच समझ की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। मनीष जी, जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात कर रहे थे, पीएम मोदी ने एक और चीज़ कही कि भाषा जो है टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए और मातृभाषा पर बल देनी चाहिए। देखिए, लेकिन आज की हकीकत ये है कि लोग ये मान चुके हैं कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप भले ही कितने टैलेंटेड हो, कितने ही स्किल्ड क्यों न हो, बट ये हकीकत है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर बातें ही होती हैं कि भाषा रोड़ा नहीं बननी चाहिए तरक्की में, या फिर इसमें वाकई कुछ काम हो रहा है? गजेंद्र जी, इसको दो एंगल से देखिए। एंगल वन, कि अगर आप आज ट्विटर यानी एक्स को देखें तो वहां देश के ज्यादातर ट्वीट अब हिंदी में शुरू हो गए हैं, पंजाबी में शुरू हो गए हैं, तमिल में शुरू हो रहे हैं। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक जैसे मीडिया अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में है। यानी भाषा का जो मुख्य काम है वो है संपर्क, कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन मैच कर रहा है। इसमें एक राजनीतिक बात भी है। कहीं ना कहीं दक्षिण में भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हिंदी को मातृभाषा मानते हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, जिसकी वजह से भारत का विरोध है। तो मनीष जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में रीजनल भाषाएं देखिए, मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। अब देखिए, सच्चाई तो ये है कि अगर आज आपको विश्व से कनेक्ट होना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ये वक्त आने में 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, जब हमारी हिंदी भाषा या तमिल भाषा या उर्दू या संस्कृत उन भाषाओं के समकक्ष खड़ी होगी। तकनीक की भाषा यानी चिकित्सा प्रणाली हम हिंदी में ला पाए।
लेकिन तब तक आज का जो युवा है वो रिटायर हो जाएगा, जो 30-40 साल का बंदा है वो रिटायर हो जाएगा। उसे आगे बढ़ने के लिए फिलहाल तो इंग्लिश को जानना जरूरी है, लेकिन अगर हम शुरू करें तो कब करें? तो आज हम शुरू कर लें। कैसे अपनी रीजनल भाषाओं को, देश की भाषाओं को आगे बढ़ाएं, उनमें रोजगार की भाषा, टेक्नोलॉजी की भाषा अगर जापानी में हो सकती है, अगर फ्रेंच और जर्मन में हो सकती है, और तो हिंदी, तमिल, पंजाबी में क्यों नहीं हो सकती? ये शुरुआत करनी होगी। और मैं समझता हूं इस देश में ये शुरुआत करने वाली जो पहली महाशक्ति है, जो पहले प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से ये समय की मांग है, लेकिन वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर सिर्फ रीजनल भाषा पर डिपेंड रह जाना कहीं से भी उचित नहीं होगा। ठीक है मनीष जी, आपकी पॉइंट कुछ हद तक उससे मैं अग्री करता हूं, लेकिन देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जर्मन हो, स्पेनिश हो या फिर फ्रेंच हो, वहां पर भी ये दिक्कतें आती हैं, लोग अंग्रेजी नहीं जानते बट फिर भी तरक्की में बाधा नहीं बनती है। तो भाषा किस तरह से रोजगार से जुड़े, इस पर ज़रूर उम्मीद करके चलेंगे कि सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। जनरल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो खजाने का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च हो जाता है। उस डिफेंस बजट में से भी बहुत सारा पैसा मारा जाता है। अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने रफाल इंपोर्ट की, हम अरबों रुपए खर्च करते हैं। हालांकि हमारी जो अपनी कंपनीज हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अपना काम कर रही हैं, जैसे DRDO अपना उस पर काम कर रही है, HAL एयरक्राफ्ट बना रही है और उसमें लंबे समय से है। तेजस फाइटर प्लेन ना सिर्फ हम बना रहे हैं बल्कि यूज भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपको सर क्या लगता है कि ये जो इंपोर्ट वाली जो स्थिति है, एयरक्राफ्ट हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये निर्भरता कब तक खत्म हो जाएगी या फिर अभी समय लगेगा? हम उस क्वालिटी तक, हम उस गुणवत्ता तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक जी, बिकॉज ये सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है। आज भारत में जो हमारी स्थिति है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है, फ्रांस पे डिपेंडेंट है, हम रशिया पे डिपेंडेंट है और साउथ कोरिया, जापान ऐसे देश से भी हम टेक्नोलॉजी लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है हमारे देश में, इस प्रॉब्लम को इसकी जो बुनियाद है उसके ऊपर हमको एक्शन लेना है। उसके बाद ही हम बड़ी बड़ी बातें अपना कर पाएंगे कि हमने इतने आइटम एक जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इसको लिस्ट में हमने डाल दिए और हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जितने भी हमारे युवा हैं आज, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं, वो भारत में नहीं रह रहे। उनको भारत में वो अपनी टेक्नोलॉजी अगर लेके जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट उनकी बात को समझ नहीं पाती है और वो उनको मौका नहीं दिया जा रहा। इसीलिए मेरे पास काफी लोग आते हैं और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये इतने सारे लोग सिंगापुर चले जाते हैं, बाकी इसको देशों में चले जाते हैं और वहां पे वो अपनी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाते हैं और हम फिर यही टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं उन देशों से 10 गुने दामों में, 20 गुने दामों में। तो अगर ये चीज को हम पहले एड्रेस करें कि गवर्नमेंट को एक टेक्नोलॉजी विंडो बनानी चाहिए, एक ऐसा इकोसिस्टम हमको देना चाहिए कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो बाहर नहीं जाए। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज हमारे पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी की क्षमता नहीं है, हमारे पास गैस टरबाइन जो नेवल शिप्स में लगता है, हमारे पास शिप बिल्डिंग की क्षमता नहीं है। और जो टैंक्स को भी देख लीजिए, इंजन्स भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जो हमने अपना मेन बैटल टैंक अर्जुन बनाया वो इतना सक्सेसफुल नहीं बना है। तो अगर हम इन चीजों को अगर ले तो हमको एक नतीजे पे आना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर को हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जो हमने आज तक नहीं दी है। इस गवर्नमेंट की सोच प्रोग्रेसिव है, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूं कि जितना डोमेस्टिक बजट है, हमारा कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो बजट है 1.72 लाख करोड़,
उसमें से 75% हमने अपने पब्लिक सेक्टर को दिया है और 25% हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया है। तो अभी ये प्राइवेट सेक्टर का जो क्षेत्र है, इसको हमको 25 से 50 लेके आना है, 50%। और मैं क्यों बोल रहा हूं, जो आपने एक्सपोर्ट टारगेट अपना रखा है 50,000 करोड़ का 2029 तक, और अभी आपका 21,000 करोड़ आपने इस साल में अपना हासिल किया है, उसमें से कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का 75% है और पब्लिक सेक्टर का 25% है। इसका मतलब ये उल्टा है, आप प्राइवेट सेक्टर को 25% ही देते हैं, पर वो जी। आपको 75% एक्सपोर्ट देता है, और पब्लिक सेक्टर को आप 75 देते हैं, वो आपको 25% देता है। तो अगर आपका जो सवाल है उसके एक कंक्लूजन में आए, तो एक चीज साफ है कि जी, जी। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगी और प्राइवेट सेक्टर को अगर आप लेके नहीं आएंगे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं एमुनिशन का, क्योंकि मैं डील करता था इसमें। अब एमुनिशन की प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमको लड़ाई के लिए 40 दिन का एमुनिशन चाहिए। हम अपने रिजर्व्स में 40 दिन का रखते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी लड़ाई होगी तो 40 दिन तक तो चलेगी। अब हमारे पास एमुनिशन 15 से 20 जी। दिन का है। तो अगर हमने इस एमुनिशन को 40 दिन पे लेके आना है, तो उसमें हमको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर ना तो हमको क्वालिटी दे पाता है, ना तो हमको क्वांटिटी दे पाता है, ना तो हमको टाइम पे डिलीवरी दे पाता है। तो ये जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है आज की डेट में, ये आपने इसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया, आपने इसको 7 डिफेंस पीएसयूज में बना दिया, पर आपने बदलाव क्या किया? आपने खाली उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को बदला, उसके सिस्टम और प्रोसेसेस को तो आपने नहीं बदला, उसको वैसे के वैसे है। तो ये सोच जो है जी, कोचर साहब, बिल्कुल सरकार बिल्कुल की, आप सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल आपकी बात से सर मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मॉडर्नाइजेशन करना होगा और निजी भागीदारी को बढ़ाना होगा, तब जाकर थोड़े से हम सेल्फ रिलायंट होने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा पाएंगे। लेकिन मनीष जी, एक आखिरी चीज़ है, उस पर आपसे मैं राय चाहूँगा। वही देखिए कि ग्रोथ की बात हो रही है और हो सकता है कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, हो सकता है दूसरी या पहली बन जाए। लेकिन एक जो चीज़ है, आप देखिए इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और सन 2000 के बाद घटने की बजाय ये बढ़ी है। आज देश में 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब वाला इशू लगातार बना है। अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं जॉब के, CMIA के IE के डेटा आए हैं कि जून में जो मई में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7% के आसपास था, जो बढ़ के जून में हो गया है 9.25% के आसपास का। तो ये दो तो पेन पॉइंट एरियाज हैं, इस पर आपको लग रहा है कि कुछ काम होता हुआ दिख रहा है? ठीक जी, निश्चित रूप से ये दोनों पिन पॉइंट एरिया हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या सरकार सबको नौकरी दे सकती है। इस विश्व में जितने भी देश हैं, जिन लोगों ने, जहां सरकार सारा बिजनेस करे, सरकार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, वो मॉडल कितने सक्सेसफुल रहे हैं हम सामने देखते आए हैं। इसलिए अभी अभी सामने हमारे जो मेजर जनरल साहब बैठे थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो इसमें आगे रहें। तो जैसे ही छोटे शहरों में, गांव में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहुंचेगा, इंडस्ट्रीज पहुंचेंगी, मानो जहां खेत है वहां फूड प्रोसेसिंग पहुंचेगा, तो विकास होगा। सबको नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सबको रोजगार मुहैया हो सकता है। और अगर जिस दिन हम देश के लगभग 90% लोगों को रोजगार दे देंगे, हम विश्व के सभी देशों से बहुत आगे होंगे, नंबर 2 नहीं, नंबर 1 पर ही होंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आड़ी आ जाती। देखिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, एक किसान आंदोलन जब शुरू हुआ किसान बिल को लेकर, उस किसान बिल की हमने अच्छी बातें छोड़ दी। अगर उन अच्छी बातों को ले लिया जाए तो कैसे किसान समृद्ध होगा, और किसानों के घर के पास अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेंगी, अगर उनके सामान को वहीं खरीद लिया जाएगा, वहीं वेयर हाउसिंग होगी और वहीं से रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुरू होगा, वेयर हाउस वहीं बनेंगे, तो क्या होगा, एक तरफ तो हमारा अन्न का भंडारण होगा, बचत होगी,
दूसरी तरफ वहां डाउनटाउन पे, लेवल पे, जीरो लेवल पे, ग्राउंड जीरो पर रोजगार मिलेगा। तो नौकरी का जो आंसर है वो रोजगार है, और रोजगार में भी नौकरी होती है। अगर एक छोटी इंडस्ट्री भी किसी गांव में के पास लगती है तो वो कम से कम 100 लोगों को अगर डायरेक्ट रोजगार देती है तो कम से कम 300 को इनडायरेक्ट रोजगार देती है। तो कहने का मतलब है, जो जॉब वाला जो समस्या है, विकट समस्या है, बड़ी समस्या है, स्वीकार्य है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, व्यापार है, रोजगार है, और जिसको मैं समझता हूं करना ही है। ठीक है, बिल्कुल सोच सही दिशा में है, सरकार इस पर काम कर रही है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह है कि हाँ, सरकार के एजेंडे में जरूर है। और पीएम मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में इसको लेकर जोर भी दिया कि क्या कुछ कर सकते हैं, कहां से नौकरियां आ सकती हैं, उसकी उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है। चलिए, इस चर्चा को फिलहाल यही समेटेंगे। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। और मनीष जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारे ज़रूरी इंसाइट्स आपसे मिले और बड़ी अच्छी चर्चा रही। इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला बना रहेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।